नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का, तमाम सेना के पदों पर बैठे लोगों का और तमाम उन सेवाओं का जिनसे निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, उनके लोगों का इस्तेमाल अपने राजनैतिक फायदे के लिए करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के बेरोजगारी में ढकेल कर नफरत का माहौल बनाने के लिए हर वो काम करती है जो इस देश के लिए खतरनाक है? क्या जो तमाम छद्म विपक्षी दल है वो भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के बजाय अपने सहयोगी विपक्षी दलों को हराने के लिए ही राजनीति करते हैं? कमोबेश आज इन्हीं विषयों पर चर्चा हो रही है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं कि वायुसेना प्रमुख रहे आरकेएस भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के हो गए। उन्होंने भगवा पट्टा पहन लिया। हालांकि जब वो सेवा में थे तब भी वो पट्टा पहने थे, लेकिन वो पट्टा दिखाई नहीं दे रहा था। हमें आपको सबको याद होगा, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान हर समीक्षा कह रही थी कि नरेंद्र मोदी सरकार गिरने जा रही है और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की सरकार बनने जा रही है। यूपीए सरकार बनने की नौबत थी, लेकिन अचानक एक ड्रामा होता है। पुलवामा में कुछ हमारे सैनिक मरवा दिए जाते हैं। सीआरपीएफ के वो 40 जवान मरवा दिए जाते हैं और आज तक यह खुलासा नहीं होता कि साहब उन्हें किसने मारा था। 5 साल हो गए, पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 6ठे साल में हम चल रहे हैं। आप अनुमान लगाइए, चुनाव के ऐन वक्त पे यह किया जाता है। तत्कालीन जो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, सतपाल मलिक, वो बताते हैं कि उन्होंने इसके लिए नरेंद्र मोदी से कहा कि इनकी मौत के जिम्मेदार हम हैं, हमने ऐसा किया। नरेंद्र मोदी उस समय अपनी फिल्म बना रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। उनका चुप रहिए, इसके बारे में किसी से चर्चा मत करिएगा। और फिर एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है और नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं। क्या पुलवामा के शहीदों के नाम आपका वोट? अरे आप सोचिए। उसके बाद में एक ड्रामा और होता है कि भारतीय वायुसेना के कुछ विमान गए पाकिस्तान की सीमा में, पाक अधिकृत कश्मीर में, और वहां पर कहीं बम गिरा के आ गए कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में, और उसके बाद में दावा किया गया कि बहुत बड़ा सर्जिकल वो हो गया, स्ट्राइक हो गई और खेल पलट गया। चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी मैंडेट से जीत गई, सिर्फ राष्ट्रवाद और सैन्य की बात को लेकर। देश सबको प्यारा होता है, स्वाभाविक सी बात है। देश की बात थी तो लोगों ने खुशी में दे दिया। इसके पहले कभी ने, भाजपा के पहले कभी किसी पार्टी ने कभी सैनिकों के नाम पे, सेना के नाम पे, सेना के शौर्य के नाम पे वोट नहीं मांगा था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, मगर उन्होंने वोट नहीं मांगा था। राजीव गांधी ने चाइना को डरा दिया था, चाइना से छीनकर अरुणाचल, नेफा को अरुणाचल प्रदेश बना दिया था, वोट नहीं मांगा था। इंदिरा गांधी ने चाइना को हराकर सिक्किम अलग राज्य बना दिया था, वोट नहीं मांगा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। तो आज वो वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया भारतीय जनता पार्टी का पट्टा ओढ़ चुके हैं। समझ सकते हैं आप, उन्हें इसके पहले रिटायर होते ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के जो सैन्य कॉरिडोर बनना है उसका चेयरमैन बनाया था। इस सारे खेल समझने वाले हैं। चलिए, चूंकि वो मेरे से निजी तौर पे भी काफी
अच्छे संबंध हैं, इसलिए मैं और आगे नहीं बोलूंगा। इसके बाद आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने आज अपनी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। जो लिस्ट जारी की उसमें 7 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, और वो कैंडिडेट किनके खिलाफ उतारे हैं? कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के लिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम्स को टिकट ही नहीं वहां दे रही, तो कैसे मुस्लिम्स के ही वोट बांटे जाए? उसने यह नहीं किया कि दलित उतारे, उसने यह नहीं किया कि कोई और कौम से उतारे, उसने जानबूझ के वहां पर उसी कौम के अपने कैंडिडेट्स उतारे जहां पर अपने मुस्लिम कैंडिडेट जो विपक्ष की पार्टी यानी इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने या सपा ने वह उतारे थे। तो आप समझ सकते हैं वो भाजपा से नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वो लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। जबकि नियम होता है कि सत्ता को हराना होता है विपक्षी दलों को, उस पर काम करना चाहिए। बहरहाल यही हो रहा है। यही हम पश्चिम बंगाल में देखते हैं। ममता बनर्जी किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी हारे इसके लिए कैंडिडेट उतारती हैं, ना कि भाजपा का कैंडिडेट हारे इसको लेके फोकस करती है। कमोवेश यही स्थिति हम कई जगह आम आदमी पार्टी की भी देखते आए हैं। लेकिन चलिए, अभी उनका कुछ थोड़ा बहुत मन बदला हुआ है, क्योंकि उनके तमाम नेता आज भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। अदालतें उनके सबूत देख करके उन्हें जमानत देने को तैयार नहीं। और अब अरविंद केजरीवाल भी, जो उनके मुख्यमंत्री और मुखिया हैं, वो भी जेल पहुंच चुके हैं। वो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं। हमारा संविधान मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की इजाजत नहीं देता है। वो एक तरफ अंबेडकर की फोटो लगाते हैं, एक तरफ भगत सिंह की लगाते हैं, लेकिन न वो भगत सिंह के सिद्धांतों पर चलते हैं, न वो डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हैं। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। और जब उनको तकलीफ आती है तो गांधी प्रतिमा पे जाके रोते हैं। आज वो उस गांधी के भी नैतिकता के सिद्धांत को न मानते हैं न सुनते हैं। इससे आप समझ सकते हैं क्या स्थिति। और इस तरह की स्थिति हो तो आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह की राजनीति चल रही है। बहरहाल इन सारी राजनीति के बाद लड़ाई वही लड़ते हैं जिनमें दम होता है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उस परिस्थिति में लड़ रही है, राहुल गांधी उस परिस्थिति में लड़ रहे हैं जब उनके सारे खाते सीज कर दिए गए। आज उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास तमाम और साधन नहीं है, लेकिन वो लड़ रहे हैं। यही सत्य है। इसके बाद हम जब और बारीकी से तमाम चीजें तलाशते हैं तो हमें क्या मिलता है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इसी तरह पंगु किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले तमाम जजेस को तमाम पॉलिटिकल ढंग से इस्तेमाल किया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि वो अपने पद पर रहते हुए किस तरह से खिलाफ फैसले देते रहे होंगे उन लोगों के जिनको मोदी पसंद नहीं करते हैं। इस चीज का उदाहरण हमने जस्टिस गंगोपाध्याय का देखा, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस थे, और वहां उन्होंने अपने सारे फैसले मोदी के पक्ष में और भाजपा के पक्ष में और बाकी विपक्षियों के खिलाफ दिए। इसी तरीके से हम तमाम और जजेस को भी देखते हैं जिन्होंने ईडी को इतना ताकतवर बनाने का काम किया और उसका उन्हें इनाम मिला। इसी तरीके से अदानी को लाभ देने वाले जस्टिस अरुण मिश्रा को लाभ मिला। तो यह भी हम सब देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं किस तरीके से चुनाव आयोग का इस्तेमाल होता है, चुनाव आयुक्तों का इस्तेमाल होता है।
आपको याद होगा टीएन शेषन ने कहा था, In all papers, they used to write Chief Election Commissioner, Government of India. I said, sorry, I am not part of the Government of India. I am part of the structure of this country, but I am not part of the Government of India. Minister. हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, हम एक स्वतंत्र निकाय है। भारत हमारा देश है, हम भारत के हिस्से हैं, संविधान के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट नहीं है। और यह कहते हुए निष्पक्ष चुनाव कराते थे। वह कांग्रेस का वक्त था, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त थी, लेकिन आज थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेन चुनाव आयोग भारत सरकार का नौकर बना दिया गया है। और यही वजह है कि वो तमाम मसलों पर बोलता भी नहीं। इसके बाद आज किसानों का हक मारा जा रहा है, किसानों को किस तरीके से रुलाया जा रहा है, उसको लेकर लड़ाई कौन लड़ता है? राहुल गांधी। युवाओं का हक मारा जा रहा है, इस देश के अंदर बेरोजगारी में ढकेला जा रहा है, और बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई है, इसके लिए लड़ाई कौन लड़ता है? कांग्रेस पार्टी। लड़कियों के साथ में अन्याय हो रहा है, लड़कियों के हित की बात हो रही है, महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी। और जब आदिवासियों और पिछड़ों की बात आती है तो उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। तो सारी लड़ाइयां कांग्रेस लड़ रही है। श्रमिकों की बात आती है तो कांग्रेस लड़ रही है। तो जब सबके हक की लड़ाई लड़ रही है तो यही तो बर्दाश्त नहीं है। एक तरफ हक की लड़ाई का सवाल है और एक तरफ नाइंसाफी का सवाल। नाइंसाफी करने वाली भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश को गुलामी के तंत्र में लाना चाहती है। वहीं इसी तरह के किस्से चलते हैं। पंजाब में सत्ता में है आम आदमी पार्टी, वहां पर 21 लोग मर जाते हैं जहरीली शराब पीकर। सरकार कहती हम क्या करें? ठेके तो ठेके बंदा मरे है। हाँ जी, गल समझ लो। हाँ जी, सरकारी ठेके तो बंदे ने बोतल ਲਈ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। हाँ जी, हाँ जी, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, हाँ जी, ਉਹ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ हाँ जी। ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट एक गल का जो रोक ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ। ਜੇ ਤਾਂ हमारा ये थोड़ी न थे। अरे भाई, जहरीली शराब आपके राज्य में बिक रही है, आप क्या करेंगे? सोएंगे? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? यह हालत में लाके खड़ा कर दिया है। जब देश इस हालत में लाके खड़ा कर दिया गया हो तो शर्म आती है, और वह शर्मनाक हालात आज देश में खड़े हैं। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र और देश बचाने की बारी है, और यह लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में आप कितना साथ देंगे, इस पर सवाल हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी जयपुर से सुनील शर्मा को टिकट देती। वह सुनील शर्मा जो जयपुर डायलॉग, जहां से नफरत परोसी जा रही थी, वहां पर वो खड़े होकर सबको चुनौती दे रहे थे और बात कर रहे थे सौहार्द की, बात कर रहे थे आइडिया इंडिया की, और तब भाजपाई चिढ़ रहे थे। दोस्तों, हुब्बुल वतनियां देश प्रेम के मायने क्या है? जब तक आपके दिमाग के अंदर 140 करोड़ के इस कुनबे के हर इंसान के लिए आपके दिल में मोहब्बत नहीं हो, तब तक आप सही मायने के अंदर आप देश प्रेमी नहीं कहलाए जा सकते। अगर देश प्रेम करते जात या मजहब आपके दिमाग में आ रहा है तो फिर पक्का मान लीजिएगा, न तो आप आधुनिक विश्व के नागरिक हैं और न देश प्रेमी हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इस 140 करोड़ लोगों के इस गुलदस्ते को हम सहेज के रखें। हर फूल हमारा कीमती है, भले उसका रंग हरा हो, चाहे उसका रंग केसरिया हो, चाहे उसका रंग सफ़ेद हो। जब तक हम हर एक शख्स को हम मोहब्बत से गले नहीं लगाएंगे, तब तक मैं नहीं मानता कि देश मजबूत हो सकता है और एक कामयाब मुल्क की हैसियत रख सकता है। जब भाजपाइयों को जिनसे बहुत ज्यादा चिढ़न थी, उन्हें उन्होंने दिया टिकट। लेकिन स्थिति क्या है? इस देश का तमाम गोदी मीडिया, तमाम गोदी पत्रकारों के अलावा जो आज कहते हैं हम लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग आज सुनील शर्मा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के पाले में खेल रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा खेल है। आप उनके पाले में जाकर उन्हें ललकारते हैं
तो आपको तो शाबाशी मिलनी चाहिए। शाबाशी के बजाय उसको खत्म करने की बात होती है तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है कि फिर लड़ाई लड़ेगा कौन। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत है। आप भी सोचें, हम भी सोचेंगे। जय हिंद।